चोट चाहे शरीर पर लगी हो या मन पर, घाव बन ही जाता है। और अगर उस घाव का समय पर इलाज ना हो तो वो एक नासूर बन जाता है और जहर फैलने लगता है। फिर अधीश को तो जहरीले चक्र से ही घाव हुआ था। किसी भी तरह जहर को फैलने से रोक पाना उसे असंभव लगने लगा था। जहर के कारण शरीर और दिमाग दोनों सुन्न पड़ते जा रहे थे। तभी उसे लगा था कि विशाखा और उसके पिता उसके लिए ईश्वर बनकर आए हैं। लेकिन आंख खुलते ही उसने खुद को किसी अंधेरे बंद कमरे में पाया। उसे फिर बेहोशी आने लगी थी। ये कहां आ गया था अधीश? क्या ये लोग जिन्हें वो सहायक समझ रहा था शत्रु ही सिद्ध होंगे? क्या अधीश की बेहोशी कभी टूटेगी? मंदार में फिर से सभा बुलाई गई थी। अब की बार मंदार के सभी प्रमुख सदस्यों के अलावा अन्य बड़े गुरुकुलों के प्रतिनिधि भी वहां थे। हमारी रणनीति क्या होगी सूर्यभान जी? अभय कुल से आए वहां के प्रधान गुरु भीष्मदेव ने पूछा। यह तो हमें मिलकर ही तय करनी है। आप बताइए, आपके क्या विचार हैं भूपेश जी? गुरु सूर्यभान ने गरुण के कुलपति से पूछा। मंदार के बाद गरुण ही सबसे शक्तिशाली गुरुकुल था। मुझे लगता है कि मंदार में अभी भी काल विजय के कुछ छिपे हुए सहायक हैं। हमें सबसे पहले तो उनका पता लगाना होगा, भूपेश जी ने कहा। ये तो सूर्यभान जी से पूछिए, इनकी तीसरी आंख को सब कुछ दिखता है। भीष्मदेव बोले तो मंदार के कुलपति नारायण देव को हंसी आ गई। मुझे दुख है भीष्मदेव कि हर तरह के अंधकार मंत्र आपने बनाए हैं, लेकिन अंधकार नेत्र नहीं बना सके, नारायण देव ने कहा। तो परेशानी की इस घड़ी में भी सभी हंसने लगे। चलिए अब थोड़ा गंभीर होकर इस परेशानी के बारे में बात कर लेते हैं, गुरु सूर्यभान बोले। मेरी योजना यही है कि चौथी श्रेणी से ऊपर सभी मांत्रिकों को यही मंदार में बुला लिया जाए। हम यहीं से अपनी आगे की योजना पर काम करेंगे। सभी ने एक मत से उनकी बात स्वीकार कर ली। सारे गुरुकुलों के मांत्रिक मंदार में इकट्ठे होने लगे, लेकिन कोई और भी था जो मंदार आने की तैयारी पहले ही कर चुका था, जिसकी अभी किसी को खबर नहीं थी। काल विजय बहुत पहले से इस तरह की हरकतें करता आ रहा था। उसके गुरुकुल कालपथ में तो उसके पास इतने अच्छे मांत्रिक बनाने के साधन थे नहीं, तो उल्टे सीधे तरीके अपनाकर वो शक्तिशाली मंत्र इकट्ठे करता और दूसरे गुरुकुलों के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को तरह तरह के लालच देकर अपनी ओर मिला लेता था। लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो किसी न किसी तरह से मजबूर होते थे। पर इस बार उसने एक बार फिर गुरु सूर्यभान से टकराने की हिम्मत की थी। विक्रम गुरु सूर्यभान के सबसे योग्य शिष्यों में से था। गुरु सूर्यभान बस एक मौका खोज रहे थे उसे सबक सिखाने का। वे रात दिन तैयारी में जुटे थे। गुरु सूर्यभान जी, आपने जो औषधियां मंगवाई थीं, मैं ले आया हूं। गुरु पारसदेव उनके कमरे में आए तो देखा गुरु सूर्यभान बेचैन से होकर टहल रहे हैं। उन्होंने एक नजर पारसदेव पर डाली और कहा, बहुत धन्यवाद आपका पारस जी, और फिर टहलने लगे। गुरु सूर्यभान के सेवक ने उनके हाथ से औषधियां लेकर भीतर रख दी। गुरु सूर्यभान जी, क्या किसी बात की चिंता सता रही है आपको? यदि आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, पारसदेव ने झिझकते हुए कहा। भले ही वे भी मंदार के शिक्षक ही थे, लेकिन गुरु सूर्यभान से सभी थोड़ा घबराते थे। हाँ, मेरी चिंता यह है कि वो कायर काल विजय कब मेरे सामने आएगा और कब मैं उसे मारकर नर्क भेजूंगा, गुरु सूर्यभान ने कहा। उनकी आवाज में क्रोध की आग थी। क्या आप विक्रम की वजह से? पारसदेव ने कहना चाहा, लेकिन वाक्य पूरा होता इससे पहले ही गुरु सूर्यभान ने उनकी ओर इस तरह से देखा कि वे चुप हो गए। विक्रम, तुम क्या सोचते हो कि मैं सिर्फ विक्रम के कारण इतने क्रोध में हूं? तुम चंद्रभान को भूल गए पारसदेव, गुरु सूर्यभान ने कड़क कर कहा। पारसदेव ने सर झुका लिया। उस समय गुरु सूर्यभान से नजरें मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। गुरु सूर्यभान बोलते ही जा रहे थे। मेरे भाई चंद्रभान, मेरे छोटे भाई को इसने जिस तरह मारा था वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। विक्रम से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। उसने तो मुझे एक मौका दिया है, मुझे याद दिलाया है कि काल विजय को खत्म करने का समय आ गया है। पारसदेव बस चुपचाप खड़े उनको सुन रहे थे। अब की बार अधीश की आंख जब खुली तो उसने देखा कोई उसके सिरहाने बैठा उसके माथे को सहला रहा है। उसे आंखें खोलने में थोड़ी परेशानी हुई।
कुछ देर बाद जब उसकी बेहोशी पूरी तरह से दूर हुई तो उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी उसके पास बैठा हुआ है। भूस्वामी जी, आपके अतिथि को होश आ गया है, उस आदमी ने कहा तो भूस्वामी और विशाखा दरवाजा खोलकर भीतर आ गए। अब आपको कैसा लग रहा है? भूस्वामी ने पूछा। ये मेरा घर नहीं है, आप मुझे कहां लेकर आ गए हैं? अधीश ने पूछा। आपकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी मांत्रिक जी, इसलिए मैं आपको यहां इस गांव में ले आया। ये वैद्य जी हैं, पिछले 2 दिन से आपका उपचार कर रहे हैं, भूस्वामी ने कहा। मुझे यहां आए 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन में बेहोश था, अधीश चकित होकर बोला। जी मांत्रिक जी, भूस्वामी ने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। और कृपया आप मुझे मांत्रिक जी ना कहें, आप मुझसे आयु में बड़े हैं, मेरा नाम अधीश है और आप मुझे अधीश ही कहें, उसने कहा। मेरा नाम अहिराज है और मुझे खुशी होगी यदि आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे, भूस्वामी ने कहा। 1 हफ्ता और बीत गया। अधीश धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब उसने बूढ़े तांत्रिक की किताब से एक विधि खोज निकाली थी जिसके सेवन से शरीर से जहर बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन अब भी वो काफी कमजोर था, वो खुद औषधि नहीं बना सकता था। अहिराज जी, क्या आप किसी को मेरी मदद के लिए बुला सकते हैं? मुझे एक औषधि बनाने के लिए मदद की जरूरत है, अधीश ने एक दिन अहिराज से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं आज ही नगर से किसी को बुलाता हूं, अहिराज ने कहा। विशाखा भी अभी वहीं थी। अहिराज के कई बार कहने के बाद भी घर वापस नहीं गई थी। अधीश की बात सुनकर वो बोल पड़ी। पिताजी, क्या मैं मांत्रिक अधीश की मदद कर सकती हूं? ये तो अधीश जी ही बता सकते हैं, अहिराज ने कहा और अधीश की ओर देखा। हाँ विशाखा, तुम मेरी मदद कर सकती हो, अधीश ने मुस्कुराते हुए कहा तो विशाखा खुश हो गई। उसे अपने सामने एक मांत्रिक को देखकर बहुत खुशी हो रही थी, और विशेष रूप से तब जबकि उसी ने विशाखा और उसके पिता की जान बचाई थी। वो बस किसी भी तरह अधीश की मदद करना चाहती थी। वो अधीश की हर बात ध्यान से सुनती और उसके कहे अनुसार औषधि की विधि पूरी करती। 2-3 बार में ही उसने सही औषधि बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अरे वाह विशाखा, तुम तो बहुत अधिक बुद्धिमान हो, अधीश ने कहा। विशाखा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या सच में? उसने चहकते हुए कहा। वास्तव में ये तो अधीश ने भी नहीं सोचा था कि विशाखा इतनी जल्दी सब कुछ सीख लेगी। अधीश की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। अब वो कमरे से बाहर निकलकर थोड़ा टहल भी लेता था, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ था। एक दिन उसने अहिराज को बुलाया। अहिराज जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। कहिए अधीश जी, क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? अहिराज ने पूछा। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि विशाखा की बुद्धि बहुत तेज है और उसमें एक कुशल मांत्रिक बनने के गुण हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसे कुछ मंत्र सिखाना चाहता हूं। अधीश ने अपनी बात रखी। वो ध्यान से अहिराज के चेहरे की ओर देख रहा था। ये बात सुनते ही अहिराज का चेहरा चमकने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है अधीश जी, यदि विशाखा तैयार है तो आप उसे अपनी छात्रा बना सकते हैं। अहिराज की आवाज से प्रसन्नता झलक रही थी। वो अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा था। नहीं अहिराज जी, अभी मैं इतना बड़ा मांत्रिक नहीं बना हूं कि किसी का गुरु बन सकूं। बस विशाखा की योग्यता को निखार सकता हूं ताकि भविष्य में उसके लिए संभावना के नए द्वार खुल सकें, अधीश ने कहा। आप जैसा ठीक समझे अधीश जी, अहिराज ने कहा और विशाखा को जाकर ये बात बताई। विशाखा की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। अब विशाखा रोज अधीश की मदद करती औषधि बनाने में, और अधीश उसे ध्यान लगाना और योग अभ्यास सिखाता। बाकी समय अधीश आराम करने और ध्यान लगाने में बिताता था। इस तरह उसके मस्तिष्क की क्षमता भी अब कई गुना बढ़ गई। मंत्र सिखाने से पहले उसके शरीर और दिमाग को और अधिक मजबूत बनाना जरूरी था। लगभग 1.5 महीने अधीश वहां रहा। इस बीच उसे कोई खबर नहीं थी कि मंदार में क्या चल रहा है। न ही प्रकाश नगर में उसके परिवार को पता था कि अधीश घायल है और किसी गुमनाम छोटे से गांव में रह रहा है। अधीश अब जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर लौटना चाहता था। हालांकि उसके घर पर तो किसी को पता भी नहीं था कि वो प्रकाश नगर के इतने पास एक छोटे से गांव में है, वो भी घायल हालत में। लेकिन ये भी एक वजह थी जिस कारण अधीश अपना जाना टाल रहा था। उसे घायल और बीमार देखकर उसके परिवार वाले दुखी ही होंगे। उसे सबकी बहुत याद आती थी, खासतौर पर अपने बच्चों की, लेकिन वो किसी तरह अपने मन को समझा लेता था।
रोज ध्यान करने और आराम करने से अब तक उसकी दिमाग की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। कल से मैं प्रथम श्रेणी के मंत्रों के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करूंगा, उसने सोचा। तभी विशाखा वहां आ गई। मांत्रिक जी, आज तो मुझे कोई मंत्र सिखाइए। इतने दिनों से मैं रोज ध्यान कर रही हूं। कब सिखाएंगे मुझे अपनी तरह मंत्र पढ़ना और दुश्मनों का सफाया करना? आते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अधीश मुस्कुराकर बोला, अरे अरे, इतनी जल्दी में किस दुश्मन से लोहा लेने जाना है नन्ही मांत्रिक को? मैं नन्ही नहीं हूं, पूरे 15 साल की हूं, उसने तुनक कर कहा। उसे देखकर अधीश को सुप्रिया की याद आती थी। वो भी तो हर समय इसी तरह अपनी तलवार लिए अभ्यास करने में लगी रहती थी। अच्छा, आप बस कुछ और दिन मन लगाकर ध्यान कीजिए, फिर आप जल्दी ही बड़ी मांत्रिक बन जाएंगी, अधीश ने शरारत से मुस्कुराकर कहा। जाइए, आज से मैं आपकी औषधि बनाने में कोई सहायता नहीं करूंगी, विशाखा चढ़कर बोली। अच्छा है, वरना मुझे तो लगा यदि अब मैंने मंत्र नहीं सिखाया तो तुम कहीं औषधि में विष ही न मिला दो, कहकर अधीश हंसने लगा और धीरे धीरे उठकर औषधि बनाने का सामान उठा लिया। विशाखा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से चीजें छीन ली। जाइए, मैं आपके जैसे क्रूर थोड़े ही हूं। अधीश गौर से विशाखा को औषधि बनाते देख रहा था और सोच रहा था, ये लड़की सचमुच मांत्रिक बनने के योग्य है। वहां मंदार में युद्ध की तैयारियां जोरों से चल रही थीं, लेकिन शत्रु का कहीं पता नहीं था। कुलपति ने फिर सभा बुलाई। मुझे लगता है कि हम सबको परेशान करने के इरादे से ही काल विजय ने यह झूठी खबर फैलाई थी, नारायण देव बोले। ऐसा नहीं हो सकता नारायण जी, हमारे सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों ने यह सूचना दी थी, अभय कुल के भीष्म देव बोले। भीष्म देव को इस खबर पर कोई शक नहीं था। उनके गुरुकुल के 4 शिष्य काल विजय से जा मिले थे और वे ही सबसे अधिक परेशान भी थे। तब तक क्या हम हाथ पर हाथ धरे उनके हमला करने का इंतजार करते रहें? भूपेश जी बोले तो गुरु सूर्यभान ने उन्हें घूर कर देखा। आप क्या चाहते हैं फिर, कि हम अपनी तरफ से हमला कर उन्हें बोलने का मौका दें? हम सावधान रह सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, बस, नारायण देव बोले। चुप हो जाइए, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, ये शुकमान की आवाज थी। सभी ने एक साथ खिड़की की ओर देखा। शुकमान खिड़की में बाहर की ओर देखता हुआ कह रहा था। सभी एक साथ उठकर खिड़की से बाहर देखने लगे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मुझे कुछ सुनाई दिया था, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही है, शुकमान ने कहा। सबने राहत की सांस ली। तुम्हारा वहम होगा शुकमान, वहां कोई नहीं है, नारायण देव ने कहा। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन अचानक सबका ध्यान गया। गुरु सूर्यभान वहां पर नहीं थे। सूर्यभान कहां हैं? नारायण देव ने पूछा। उनकी आवाज में घबराहट थी। अभी तो यहीं थे, भूपेश जी बोले। सभी लोग यहां वहां देखने लगे, लेकिन उनका कोई पता न था। मंदार के ही एक अंधेरे कमरे में गुरु सूर्यभान बिल्कुल शांत बैठे थे। थोड़ी ही देर बाद लोग वहां दाखिल हुए। तो तुम आ ही गए, गुरु सूर्यभान ने कहा। तो तुम हो सूर्यभान, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, उनमें से एक ने कहा। मुझे भी अच्छा लगा तुम दोनों खुद यहां मुझसे मिलने आए, गुरु सूर्यभान ने हंसते हुए कहा। उनकी तीसरी आंख में एक अजीब सी चमक थी। कौन थे ये दोनों? क्या काल विजय ने ही इन्हें यहां भेजा था? लेकिन गुरु सूर्यभान इनसे अकेले में मिलने क्यों आए? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।